नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। व्हाट्सएप पे एक डॉक्टर साहब का मैसेज आया था कि आप जो भस्म का प्रयोग करते हैं अपने प्रैक्टिस में, उसका अनुभव शेयर करें। तो जहां तक मेरा मानना है कि हम लोग के ऊपर बहुत तरह का ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु का ऋण। तो सभी ऋणों से उत्तीर्ण होना तो आसान नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऋण है जिसके भार को हम कम कर सकते हैं, उस ऋण से उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। उसमें से एक ऋण है गुरु का ऋण। जो ज्ञान हमने गुरु से प्राप्त किया है, अगर वो चीज़ दूसरों से साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस ऋण से उत्तीर्ण हो सकते हैं। जो भी चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं वो शास्त्रों को अध्ययन किया और गुणों के ऊपर प्रयोग करते हैं, जिसको हम स्वानुभव बोलते हैं। वो ज्ञान होता है और जो गुरु से सीखे हैं उस ज्ञान को ही आपके साथ साझा करते हैं। कुछ लोग YouTube के कमेंट के माध्यम से डिजीज़ ओरिएंटेड मेडिकेशन के बारे में पूछते हैं, तो ये आयुर्वेद के अनुसार तर्क संगत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि रोगी की परीक्षा करके ही दवाई देना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में त्रिविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा का वर्णन किया गया है। बोला गया है रोगाक्रांत शरीरस्य अस्थानान्यास्तु परीक्षेत नारी मूत्र मलम जीवा शब्दम स्पर्शम दृगाकृते। इस तरह अष्टविध परीक्षा किया जाता है। त्रिविध परीक्षा में बोला गया है दर्शन स्पर्शन प्रश्नयन च रोगी न परीक्षेत, मतलब दर्शन करके, स्पर्श करके, प्रश्न पूछ करके, अर्थात इसको हम कहें कि क्लिनिकल टेस्ट करके जब हम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई वैद्य प्रिस्क्राइब करता है, कोई डॉक्टर देता है, तो सही मतलब उसका यूज होता है। और ऐसे बिना कुछ जांच के, बिना कोई क्लिनिकल जांच के अगर दवा प्रिस्क्राइब किया जाता है तो अंधेरे में तीर मारना है। हो सकता है कि उसका प्रभाव आपको मिले, न भी मिले। नहीं मिलता है तो उससे शास्त्र की बदनामी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ, ये एक मेरा नॉलेज है, जो मेरा ज्ञान है वो आपको बताता हूँ। आप अगर नॉन मेडिको हैं तो जहाँ भी रहते हैं आप जा कर के जो प्रैक्टिशनर हैं उनसे आप मिले और फिर दवाई जो प्रेस्क्राइब करते हैं आप वो दवा को लिए। अगर ये सुविधा आपके पास उपलब्ध नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेकर के भी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बिना कुछ जाने समझे सिर्फ दवा बता देना ये शास्त्रों की बदनामी होगी। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आज हम भस्म के बारे में जानेंगे। भस्म में मैं अपने प्रैक्टिस में सुधा कल्प बहुत यूज करता हूँ, तो आज हम आपको सुधा कल्प के एक कल्प शंख भस्म के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे डिजीज़ में मैं यूज करता हूँ और किस किस अनुपान के साथ करते हैं, किस किस मात्रा क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का मैं वर्णन करूँगा। तो भस्म के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो खनिज होता है, जो भी धातु है, उपधातु है, रत्न है, उपरत्न है, ये सभी चीज़ों का भस्म बनाया जाता है। और ये भस्मीकरण, जिसको हम अमृतीकरण करते हैं, एक बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है। उस जटिल प्रोसेस के गुजरने के बाद ये जो धातु, उपधातु है, जो खनिज है, अमृत के समान हो जाता है, इंस्टेंट रिलीफ देने वाला होता है। इसमें सबसे पहले जो काम होता है वो शोधन का काम किया जाता है। शोधन का करने का मतलब हुआ कि जिसे इस खनिज में जो धातु है, उपधातु है, उसमें जो अवांछित चीज़ें हैं, जिसके कारण टॉक्सिसिटी आता है, जिसके सेवन करने से आपको उग्रता आ जाता है, आपके अंदर जो है तांत्रा का प्रॉब्लम हो जाता है, वोमिटिंग होने लगता है, कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। ये सब जो उसमें अवांछित गुण है, टॉक्सिसिटी है, उसको दूर करना है। और एक विशिष्ट गुण का समावेश हो जाता है, वो इसमें सौम्यता का है, सौम्य गुण का हो जाता है, लघुता का है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, जिसके कारण ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो शोधन है। शोधन की बहुत सारी प्रोसेस होता है और सब खनिज के साथ अलग अलग खनिजों के साथ अलग अलग शोधन की प्रक्रिया से गुजरनी होती है। कुछ में स्वरस है, किसी में क्वाथ बनाकर उसको गर्म तपा करके उसमें बुझाया जाता है, किसी को उबाला जाता है। अलग अलग प्रोसेस है, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया है, वो बनाते हैं।
बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं जो शोधन के प्रक्रिया के दौरान ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, क्षणभंगुर हो जाते हैं, फिर उसको पाउडर बनाकर अलग अलग द्रव्यों के साथ, जैसा कि मैंने बताया, कुछ में ग्वार पाठा यूज किया जाता है जिसको एलोवेरा बोलते हैं, उसमें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर छोटी छोटी टुकिया में बना करके उसको हम छाया में सुखा करके गजपुट देते हैं और गजपुट दे करके फिर उसको हम जब स्वांग शीतल हो जाता है, खुद से शीतल हो जाता है, फिर हम निकालते हैं, उसको खरल में डाल करके मर्दन करते हैं, सूक्ष्मीकरण करते हैं, कपड़ा छन करते हैं। मतलब इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि कपड़ा से आराम से छन जाए, जितना वो सूक्ष्म होगा उतना ही वो इंस्टेंट रिलीफ देगा। तो कहने का मतलब कि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब जो पुट की प्रक्रिया होती है सभी भस्मों में अलग अलग होता है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे धातु उपधातु होते हैं जिसको जितना पुट देंगे वो उतना ही गुणकारी होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा अब्रक भस्म का, शतपुटी अब्रक भस्म, सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म। शतपुटी का मतलब कि 100 बार उसमें पुट दिया जाता है और सहस्त्रपुटी का मतलब कि 1000 बार पुट दिया जाता है। तो 1000 बार जो पुट दे करके बनता है वो बहुत ही गुणकारी होता है, उसकी पोटेंसी ज़्यादा होता है, वो माइक्रो लेवल पे जाके काम करता है, जो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम है उस पे जाके वो काम करेगा और इंस्टेंट रिलीफ देता है, नए सेल को जनरेट करता है। मतलब बहुत सारे उसका फंक्शन है। मेरे कहने का मतलब है कि पुट दे करके उसके पोटेंसी को इन्हांस किया जाता है, लेकिन यह सभी भस्मों के साथ नहीं होता है। सुधा कल्प है, अगर ज़्यादा भस्म उसको पुट देंगे तो वो गुणहीन हो जाता है। तो इसमें हमको 1 से 2 पुट में ही काम चल जाता है, इसको बनाना भी थोड़ा सरल होता है। उसी तरह भस्म जो है अलग अलग स्वभाव के होते हैं, कोई कोई ज़्यादा उग्र वीर्य का होता है, कोई कोई सौम्य होता है। अगर इसमें भी लिमिटेशन है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जो लैक्टेटिक मदर है, जो मिल्क फीडिंग करा रही मदर, उनको देना है कि नहीं, बच्चे को देना है कि नहीं देना है, गर्भणी स्त्री है उसको देना है कि नहीं, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए भस्म का प्रयोग जब भी करें तो डॉक्टर के देख रेख में ही करना है, बिना डॉक्टर के देख रेख में नहीं करें। इसकी मात्रा भी बहुत निर्धारित की जाती है। दूसरा कि एक इतनी जटिल प्रक्रिया से बनाई जाती है, अगर सही से नहीं बनाई जाए तो ये टॉक्सिसिटी भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जब भी भस्म का प्रयोग करते हैं तो एक अच्छी ट्रस्टेड जो कंपनी है उसी का भस्म का प्रयोग कीजिए, क्योंकि हम फायदा के लिए कर रहे हैं, नुकसान किसी तरह का नहीं होना चाहिए, किसी तरह की शास्त्रों की बदनामी नहीं होनी चाहिए। आज पैसे के चलते बहुत लोग गलत सलत करते हैं, खैर उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। जो चीज़ अच्छा है उसको हमको लेना है, ग्रहण करना है। चीज़ और आपका डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि भस्म और राख एक होता है, लेकिन भस्म और राख दोनों अलग अलग होता है। राख हुआ मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में किसी चीज़ को जला देते हैं तो वो राख हो जाता है, और भस्म जो बनाते हैं वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में बनाया जाता है, मतलब जलाया जाता है। जब हम पुट देते हैं तो कोई भी मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, कपड़ा लगा के ऊपर से मिट्टी से लेप किया जाता है, फिर जो है उसको पुट दिया जाता है। तो ये प्रोसेस में बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होता है, ये बहुत वीर्यवान हो जाता है। इसका जो छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे टूट जाता है, छोटे छोटे सूक्ष्मगामी हो जाता है और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। इसका जो प्रामाणिक भार होता है वो राख से बहुत अलग होता है। तो राख और भस्म अलग हो, आप एक मत समझें। और आज हम शंख भस्म के बारे में बात करेंगे। तो शंख भस्म जो है, आप सभी जानते हैं कि शंख हम समुद्र से प्राप्त करते हैं, एक प्रकार का समुद्री कीड़ा है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के इसके जो ओपनिंग है उसके आधार पर बोला गया है। मतलब एक जो है दाहिना साइड में ओपनिंग होगा और एक का बायां साइड में होगा, मतलब राइट साइड में ओपनिंग और एक का लेफ्ट साइड में होगा। तो दाहिने साइड में होता है उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, और जो बाएं साइड में होगा उसको वामावर्त बोलते हैं। हम आपको दिखाते हैं, आप देखे भी होंगे। तो जो दक्षिणावर्त जो होता है उसका प्रयोग हम मुख्यतः वस्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थल पर रखते हैं, और जो ये बहुत रेयर उपलब्ध भी होता है। और जो वामावर्त होता है इसका प्रयोग हम करते हैं
भस्म बनाने के लिए जब भी हम लेते हैं तो इसका नाभि का यूज करते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको शंख। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए इसका ओपनिंग देख रहे हैं ना, इसका जो ओपनिंग है ऐसा देखिए। ओपनिंग किस साइड में है, ये देखिए दाहिने साइड में है। तो ये दक्षिणवार्त शंख हो गया। दूसरा शंख जो है ये देखिए वामार्त, इसको देख रहे हैं ना, इसकी ओपनिंग जो है नीचे है, मतलब ये इसका ऊपर, ये जो है राइट साइड में और इसका लेफ्ट साइड में। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में, इसको नाभि बोलते हैं। ये जो है इसका नाभि है। तो इसी का मुख्य रूप से शंख भस्म जो बनाया जाता है, अच्छे क्वालिटी का सफ़ेद वाला ले करके उसके नाभि को, और फिर क्या करते हैं कि कई तरीक़ों से बनाया जाता है। कई शास्त्रों में अलग अलग तरह से विधि बताया गया है। उसको हम जमीरी नींबू का रस लेते हैं, पानी मिलाते हैं और उसको आपस में मिला करके हम उसको उबालते हैं। लगभग मंद आंच पे 1 घंटे तक उबाला जाता है। फिर उसको उतार करके जब स्वांग शीतल हो जाता है, फिर उसको हम गर्म पानी से धो लेते हैं। धोने के बाद फिर उसको पाउडर किया जाता है, और पाउडर करके एलोवेरा का जो जूस होता है, एलोवेरा का जो गूदा है, गवारपाठा जिसको बोलते हैं, उसमें आपस में मिला करके छोटी छोटी टिकिया बनाया जाता है। और टिकिया बना करके फिर उसको पुट दिया जाता है। 1 से 2 पुट में ही अच्छे क्वालिटी का भस्म तैयार हो जाता है। अगर लगता है कि पूरा सफ़ेद नहीं तैयार हुआ है तो जमीरी नींबू का जो स्वरस है उसको भावना दे करके 1 पुट और दे देते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का भस्म तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम शंख भस्म प्राप्त करते हैं। तो शंख भस्म का जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो अब हम सबसे पहले इसका गुण धर्म देखेंगे। कोई भी मेडिकेशन है, इसके उपयोगिता को जानने से पहले गुण धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गुण धर्म जान लेते हैं तो अपने विवेक के अनुसार बहुत सारी बीमारी में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है इसमें, उसमें ग्राही का गुण होता है। शंख भस्म ग्राही होता है, मतलब एस्टिपेटिक नेचर का होता है, मतलब अतिसार का जो कंडीशन होता है। लेकिन ये ध्यान देना है कि अतिसार में कि पहला अवस्था जो है आमावस्था, उसमें नहीं देना है, निरामावस्था में देना है। निरामावस्था का मतलब हो गया कि पक्वातिसार। पक्वातिसार में बहुत बढ़िया काम करता है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस किस अनुपान के साथ देना है। पहले हम थोड़ा गुण के बारे में कर ले। तो ये एस्टिपेटिक नेचर का है, ग्राही होता है। दूसरा है कि ये पित्त शामक होता है, मतलब अम्ल पित्त की जिनको समस्या होती है, जो स्टर्नम में जलन हो रहा है, खट्टी डकार आ रहा है, वैसे में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। ये पित्त शामक गुण का है, क्योंकि ये हाईली अल्कलाइन होता है। तीसरा गुण है कि ये आपका कैल्शियम का सब्स्टिट्यूट है। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनके बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हम कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में सिंथेटिक चीज़ लेते हैं, वो लगभग 80% बेकार जाता है, 20% ही वो हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है। लेकिन उल्टा होता है, अगर हम ये चीज़ भस्मों का अगर उपयोग करते हैं तो लगभग 85 से 90% तक हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। तो हम ज़्यादा अच्छा है कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो शंख भस्म का प्रयोग करें। इसका काम लेखन का काम होता है। लेखन का कार्य के कारण ही, गुण के कारण ही इसको हम यकृति पिलहा वृद्धि में करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हेपेटोमेगेली हो गया, एस्प्लिनोमेगेली है, उसमें इसका प्रयोग होता है, क्योंकि यह लेखन का अच्छा काम करता है। तो ये सब इसका मुख्य गुण है। अब हम इसका आपको उपयोगिता बताते हैं, किस किस योग के साथ आप यूज करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत ही कॉमन आज की समस्या हो गई है कि यकृत पीढ़ा वृद्धि। आज हमारा जो सेडेंट्रिक लाइफ हो गया है, इसके कारण यह कॉमन देखा जाता है। हेपेटोमेगेली, एस्प्लिनोमेगेली का पेशेंट आपके पास बहुत आते होंगे। इसमें आप 15 दिन से 1 महीना में अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लगभग 250 mg के बराबर आपको लेना है आरोग्यवर्धिनी वटी। 125 mg शंख वटी लीजिए और 125 से 250 मिलीग्राम तक की मात्रा आप मंडूर भस्म ले लीजिए और ताम्र भस्म 60 मिलीग्राम मिला लीजिए। ये योग बहुत ही सुंदर योग है
और इसको TDS या BD डोज में दे सकते हैं। इसका अनुपान आप रोहित का रिस्ट या ये दोनों मिक्स करके, रोहित का रिस्ट भी मिला लीजिए और कुमारी आसव दोनों को मिक्स करके 20-20 ml की मात्रा मिला लीजिए, 40 ml और 40 ml गुनगुना पानी मिला करके उनको दीजिए सुबह शाम BD या TDS डोज में। आप 15 दिन से 1 महीना तक में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली में आप इस योग का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल माताएं बहनें जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनका भी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण मेंस्ट्रुअल पीरियड से बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे डिस्मेनोरिया बहुत कॉमन है, अधिकांशतः महिलाएं आती है जिनको पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, कस्टार्सव जिसको बोलते हैं। कभी कभी जो पीरियड्स है वो 1-1 महीना गैप करके आता है, एमेनोरेजिया का भी कंडीशन हो जाता है। वैसे कंडीशन में भी योग राज गुगुल 250 से 500 mg और आरोग्यवर्धिनी बटी 250 मिलीग्राम और आप शंख भस्म, टंकन भस्म दोनों को 125 मिलीग्राम मिला करके और कुमारी आसव और 10 मूला रिस्ट के अनुपान के साथ देखिए। ये 3 साइकिल तक देना है। आप देखेंगे कि कस्टार्सव में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। ऐसे तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बस्ती देते हैं तो अनुवासन बस्ती दीजिए, कोई भी वात शामक तेल का, सहचर तेल का, धर्मांतर तेल का, महानारायण तेल का, तो ये भी अगर 3-4 साइकिल तक देते हैं तो जो कस्टार्सव है उसमें बहुत अच्छा ब्यूटीफुली आराम मिलता है महिलाओं को। तो आप इसमें शंख भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम अतिसार की बात करें तो जो पक्वा अतिसार है, अर्थात जब निरामा अवस्था आ जाता है, अतिसार है, पतला पैखाना हो रहा है, लेकिन जब आम युक्त हो रहा है उस समय हमको तुरंत मल का रोकना नहीं है, क्योंकि अगर मल आम युक्त है तो आम अगर नहीं निकलता है तो बॉडी में और टॉक्सिसिटी होगी, बीमारी और बढ़ेगी। तो इसलिए जब पक्वा अतिसार आ जाता है तो वैसे कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे। तो इसका जो गुण है एस्टिपेटिक नेचर का होता है, तो इसके लिए ये मलों को रोकता है, बांध करके मल आना आता है। इसमें आप यूज कर सकते हैं जायफल, आपने देखा भी होगा। एक जायफल का पाउडर बना लीजिए, लगभग 1.5 से 2 ग्राम तक का होता है, उसको पाउडर बना लीजिए। 250 मिलीग्राम टंकन भस्म मिला दीजिए, 250 मिलीग्राम शंख भस्म मिला दीजिए और ये तीनों को आपस में मिलाकर कुटजा रिस्ट या मुस्तका रिस्ट के साथ दीजिए। देखिए कि कितना अच्छा इफेक्ट आता है। हमको पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि 1 से 2 खुराक में जो पानी जैसा मल निकल रहा है वो बंद करके आना शुरू हो जाता है। तो आप जो पक्वा अतिसार है, निराम कंडीशन है, उसमें आप अतिसार में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रयोग हम बताना चाहेंगे मंदाग्नि, जिनको भूख नहीं लग रही है, अध्यमान हो रहा है, लग रहा है कि पेट भरा भरा लग रहा है और परिणाम शूल भी है, मतलब जो अन्न है उसका पाक अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में ही आपको दे सकते हैं इसको। तो इसके लिए हींग वाष्टक चूर्ण के साथ आप मिला के दीजिए, जिसमें परिणाम शूल बना रह रहा है। वो बोलते हैं कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है, अध्यमान हो रहा है, ऊपर ढकार जैसा आते रहता है, तो आप लगभग 2 से 3 ग्राम हींग वाष्टक चूर्ण ले लीजिए और 125 से 250 मिलीग्राम की मात्रा में शंख भस्म मिला लीजिए और गर्म पानी के साथ खाना खाने के पहले या खाना खाने के साथ में भी दे सकते हैं, क्योंकि समान वायु पे काम करेगा। खाने के साथ में अगर देंगे तो एक बाइट खाना खा लिए, उसके बाद ले लिए, फिर खाना खाएं। तो जब ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में ही आप इसको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। दूसरा है अम्लपित्त की समस्या, बहुत कॉमन हो गई है। कॉमन इसलिए हो गया है कि हर कोई सेडेंटरी लाइफ है, कभी भी हम खाते हैं तो ये सोचते नहीं है कि भूख लगी है कि नहीं, टाइम से खाना खा रहे हैं। हर कोई का शिकायत होता है कि खट्टी ढकार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है। कैसे आएगी? आपने नियम का फ्लो ही नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आप इसको अविपातिकर चूर्ण के साथ दीजिए, लगभग 3 ग्राम अविपातिकर चूर्ण ले लीजिए और शंख भस्म को मिला लीजिए 125 से 250 मिलीग्राम और आप इसका सेवन कराइए। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें आता है। जो अम्लपित्त की समस्या है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं शुद्ध शेखर रस भी कर लीजिए तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। कामदूधा रस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अम्लपित्त की समस्या में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत सारी ऐसे क्लासिकल मेडिसिन हैं जिसमें शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग अपने प्रैक्टिस में प्रयोग करते हैं।
तो आप शंख भस्म अगर उपलब्ध नहीं है तो उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं इन सारी समस्याओं में, जैसा कि हमने बताया। आप जानते होंगे शंखवटी मिलता है, महाशंखवटी मिलता है, पंचामृत प्रपटी होता है, गृहिणी के लिए बहुत अच्छी है, प्रवाल पंचामृत है, उसका भी यूज कर सकते हैं, शंखोदर रस आता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत जो ये सब चीज़ जो क्लासिकल मेडिसिन है बनाती है। तो आप शंख भस्म का अगर यूज़ नहीं करते हैं तो ये शंख भस्म इसमें सभी में कंटेंट्स है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और भी कोई आपको क्यूरीज है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम कपर्दत भस्म के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार।